नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करें आज का कार्यक्रम। तो दिल्ली में किसका डंका बजने वाला है? हालांकि जो नतीजों के अनुमान से संबंधित एग्जिट पोल्स हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे नकार दिया है। और इन अनुमानों पर, इन एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए, इस पर भी बातें हो रही है, बहस हो रही है। कुछ सवाल हमारे भी हैं स्ट्रेट टॉक के। हम चाहते हैं कि पहले अपने दर्शकों के सामने आज के सवाल रखें, उसके बाद आज के अपने पैनलिस्ट के जरिए इन सवालों को समझने की कोशिश को शुरू करें। हमारे जो दर्शक हैं उनके पास सबसे पहला सवाल तो हम ये रखना चाहते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या वाकई आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, उनके प्रति वोटर्स का आकर्षण घट गया है? नतीजों का जो अनुमान है एग्जिट पोल्स के जरिए जो सामने आया है, इसको कितना भरोसेमंद बताया जाए, माना जाए? क्या कहता है 2025 चुनाव का मतदान फीसद? 60 से ऊपर, 60% से ऊपर मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तो ये मतदान दिल्ली के मतदाताओं के किस फैसले की तरफ इशारा करता है? 27 साल के बाद बीजेपी का क्या सपना पूरा होने जा रहा है? क्योंकि जो ग्राउंड से जुड़े हुए विश्लेषक और समीक्षक हैं उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत हुई है। किसकी सीट फंसी है, किसे आसान जीत हासिल होगी, ये भी एक सवाल। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप दोनों का। ये शुरुआत में मुकुल सर आपसे करूँगी। आपने बहुत ज़्यादा जो है डेटा जो है कलेक्ट किया है दिल्ली चुनाव से संबंधित। मैं समझना चाहती हूँ कि पहले क्या ये माना जाए कि जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, ये मैटराइज सर्वे है, पीपल्स इनसाइट, चाणक्य स्ट्रैटेजीज, पी मार्क, पोल डायरी, जेवीसी पोल, बहुत सारे जो है नए भी नाम अब एग्जिट पोल एजेंसीज के सामने आए हैं। कितना भरोसा किया जा सकता है इनके आंकड़ों का? नमस्कार सभी दर्शकों को और हमारे साथी पैनलिस्ट को भी। नेहा जी देखिए, जहां तक विश्वास करने की बात है, अब इन सब चीजों से विश्वास पूरा हो चुका है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है जनरली आदमी देखा जाता है। जैसे हम लोगों ने सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास अभी हाल में ही बीते 2-3 चुनाव है जिसमें अच्छा खासा, हरियाणा को आप ले लीजिए, महाराष्ट्र को आप ले लीजिए, सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव जहां बीजेपी की अगर हम बात करें तो मोदी सबसे बड़ा चेहरा थे। वहां अक्सर क्या होता है, वहां पे जितने भी सर्वे एजेंसीज थी, आप उसका डाटा उठा लीजिए, किसी ने भी 138, 148, 400 तक सीटें दे दी थी और कोई भी आदमी 300 के नीचे नहीं था जी। ये मेरे पास सारे आंकड़े हैं, चाहे वो न्यूज नेशन की बात करें, चाहे आप न्यूज 24 की बात करें। न्यूज 24 ने तो 400 का एक आंकड़ा छू लिया था, पार तो नहीं किया था। जैसे बीजेपी का जो एक नारा था आपकी बार 400 पार जी, उसको इन्होंने 400 कर दिया था जी, 494 ऐसे करके जो 300 के आसपास के आंकड़े हैं, तो 400 और 350 के बीच में ही आंकड़े थे ज्यादातर थे जी। तो इसको लेके लगता था, जो हम लोग जैसे हम लोग सर्वे नहीं करते हैं, तो जाहिर बात है कि एक जो हम लोग हैं और जो दर्शक है हमारे, वो भी एक एज ए लेमैन की तरह देखते हैं कि विश्वास करते हैं। लेकिन उसका हुआ क्या, उसको एकदम पलट दिया गया और फाइनल क्या हुआ, 293, 240 पे बीजेपी प्लस उनके जो इंडिया वो आपके जो गठबंधन के लोग थे, वो सारे आके 293 टच कर पाए, यानी 300 क्रॉस नहीं किया जी। वही जो आपका इंडिया गठबंधन था, वो उम्मीद से बढ़कर किसी ने भी उसको 160, 170 के आसपास दिया था, वहां पे 280, मतलब उसको पार 200 भी नहीं किया था जी। वो 200 पार करके 234 पे आ जाती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जितने भी सर्वे अभी आए उनका सैंपल साइज क्या है, ये कोई नहीं बताता है। और 2024 की बात करें लोकसभा में, तो जो सी वोटर है, जो सबसे देश का बड़ा एक माना जाता है कि सर्वे उसके बड़े सटीक होते हैं, वो लगातार फेल। और उनके जो संस्थापक है, जो उनके कर्ता धर्ता है, यशवंत ने टीवी पे आके बोला और उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए
कि हमारा जो सैंपल साइज था वो 4,16,000 था। अब जी दर्शक भी जानते हैं कि 98 करोड़ और पॉइंट समथिंग मतदाता थे रजिस्टर्ड। उनमें अगर सैंपल साइज 4 लाख का है तो उसमें कितना विश्वास किया जा सकता है? जी तो सैंपल साइज ना देना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इस पे कितना भरोसा किया जाए। लेकिन मुकुल सर, तो अगर इसे मैं दिल्ली जी की बात करूं, दिल्ली जैसे एक जगह, एक राज्य की बात करूं, तो क्या दिल्ली में भी ये आंकड़े जो हैं ये सतही आंकड़े हैं? क्योंकि आपने सैंपल साइज की बात कही है कि किसी ने जो है अपना सैंपल साइज जो है उसको जो है उजागर नहीं किया है, लेकिन जब बात दिल्ली की आती है तो दिल्ली क्या वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतना मुश्किल हो जाता है लोगों का मूड क्या है समझ पाना, या फिर सीट बाय सीट यानी कि 70 सीटों पर अनुमान लगा पाना इतना मुश्किल है कि ये तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो अनुमान शायद सच्चाई के करीब नहीं लगा पा रहे? देखिए नेहा जी, यहाँ जो सर्वे हुआ है अभी जो कल से पूरा एक नया एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। जी तो ऐसा इसलिए नहीं समझ में आता कि या तो जनता एक तरफा बीजेपी पे वोट डाले, क्योंकि जितने भी लोग जो आपके जो सर्वे आ रहे हैं उसमें दो ही ऐसे सर्वे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। जी अदरवाइज आप जिसको भी लीजिए वो सारे के सारे बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। और जबकि 70% के आसपास जो वोटर्स हैं वो दिल्ली के ऐसे वोटर हैं जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। तो ऐसे बेनिफिशियरी अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने चलती हुई सरकार हटा दी। जी तो ये चीजें बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या वो बेनिफिशियरी हट रहा है? अगर वो हट रहा है तो क्या बीजेपी पे विश्वास कर रहा है? क्योंकि वो बीजेपी का वोटर था ही नहीं। आप जब बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई होती थी तो दोनों के वोटर का वोट बैंक अलग अलग था। जी 93 के बाद से बीजेपी नहीं आ पाई है। और जितने 2020 के बाद से अब तक जितनी घटनाएं हुए, चाहे वो दिल्ली के दंगे हो, आपका चाहे वो आपका कोरोना हो, चाहे महिला पहलवान, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं दिमाग में रहते हैं और लगातार पार्टी के वर्कर इसको उठाते भी रहे। जी तो ये देखना रहेगा कि जो चीजें हुई है वो कितनी सटीक बैठती है। तो मुझे इन सर्वों पे पूरा विश्वास नहीं रहता आपको कि ऐसे संदेह है? सर्वे जी, आपको बिल्कुल लगता है संदेह है, कि क्योंकि ये जो है भरोसेमंद नहीं है? इससे पहले कि मैं डेढ़ जी 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 1.5 करोड़ वोटर में सैंपल साइज क्या था ये भी बताना चाहिए। जैसे आप सीट बता रहे हैं वैसे आपको सैंपल साइज बताएं तो समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इससे पहले कि मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊं और उनसे इन अनुमानों को लेकर टिप्पणी समझूं, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो समझेंगे कि अगर ये पोल्स पर भी जाएं तो आम आदमी पार्टी से जो नाराज़गी जिन मुद्दों को लेकर है, क्या इतनी नाराज़गी है कि वो चाहे वो कोई भी हो, वो मलिन बस्तियों में रहने वाले हों, दलित हो, मुस्लिम्स हो, उन सब के बीच जो नाराज़गी है भीतर खाते ज़्यादा रही, जिसको केजरीवाल नहीं भाप पा रहे हैं। हालांकि ये अनुमान है और अनुमान लगाना जो है कितना सच के करीब है ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और दिल्ली में किसका बजेगा डंका इसको समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे। तो दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले अनुमानों का बाजार, अटकलों का बाजार गर्म है। सिद्धार्थ शर्मा के पास दर्शकों को लेकर जाना चाहेंगे। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि आप इन अनुमानों पर क्या समझ रखते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये एग्जिट पोल्स जो हैं ये पैसे का पूरा जो है खेल बनकर रह चुके हैं? जिसके पास ज़्यादा पैसा, जिसके पास ज़्यादा संसाधन, उसी की जुबान बोलने लगते हैं। तो ऐसे में इनका अस्तित्व पर भी बड़ा सवाल उठता है। अगर भरोसेमंद ही नहीं होंगे तो आगे वो चाहे कितने भी अलग अलग नाम से एजेंसीज आएँ, लोग उनकी खबरों को जो है ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेंगे। तो ये तो एक अलग ही ट्रेंड भारत के चुनाव से संबंधित शुरू हो गया है। सिद्धार्थ जी। जी नेहा जी, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। आप अगर पिछले 8 महीने का इतिहास देखिएगा तो लोकसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल जिन्होंने कहा वो सब गलत गया। उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में भी एग्जिट पोल ज्यादातर बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है या महायुति जीत रहा है, वो भी हार गया। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि अमेरिका में गैलप जैसी संस्थाएं भी बोल रही थी कि कमला हैरिस जीतेंगी, डेमोक्रेट्स जीतेंगे, लेकिन ट्रंप जीत गए। इसका मतलब ही है
कि ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया का एक हिसाब किताब हो गया है। और मेरे ख्याल से इसका कारण सीधा सा है कि जब से पिछले 15-20 सालों से या 10 साल से कॉल सेंटर बने हैं, तब से ये एग्जिट पोल की एजेंसियां ग्राउंड पर जाके सर्वे करने के बदले कॉल सेंटर के भरोसे सर्वे कर लेती हैं। क्योंकि मुझे एक दर्शक बता दीजिए, जस्ट टीवी का, मेरे ख्याल से हजारों लाखों दर्शक ये देख रहे होंगे, वो बता दें कि हाँ, हमने भी कभी पोलिंग बूथ से बाहर निकले थे तो कोई एजेंसी खड़ी थी और उसने मेरे सामने डब्बा रखा और मैंने एक डमी वोट डाला। कोई हमें आज तक नहीं दिखा एक व्यक्ति ये कहने वाला कि हाँ, हमने पोलिंग बूथ से हम बाहर निकले तो एग्जिट पोल वाले खड़े थे। फिर भी इतनी संस्थाएं अगर एग्जिट पोल की बात कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग क्या करते हैं कि आप किसी भी फोन कंपनी, आप जब भी आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो अपने एड्रेस में पिन कोड डालते हैं। आप किसी भी मोबाइल फोन कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। शोरूम को कहिए कि आपके पास जितने मोबाइल नंबर्स हैं वो हमको बेच दीजिए, 35 पैसे में बिकता है, 35 पैसे में एक फोन नंबर बिकता है और उसमें पिन कोड रहता है। मान लीजिए दिल्ली में 100 पिन कोड हैं या 125 पिन कोड हैं, आप सभी 125 पिन कोड के 1-1 हजार फोन नंबर खरीद लीजिए। किसी एक सुबह में 10 बजे किसी एक कॉल सेंटर को, जिसमें 30 लोग बैठे हैं, उनको कहिए कि एक ये जो नंबर है, एक पिन कोड पर 25-25 कॉल करो और जो रिपोर्ट आती है बस इतना पूछो फोन पर कि आप चुनाव में वोट डाले थे। जिसने बोला नहीं डाले थे उसका फोन रख दीजिए, जिसने बोला था डाले थे उसको पूछ लीजिए कि आपने कांग्रेस को डाला, बीजेपी को डाला है, आम आदमी पार्टी को डाला। कंप्यूटर में एक्सेल पे एंटर कीजिए, शाम में 5 बजे आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन बात यह है कि इसे कहते हैं सैंपलिंग बायस। उदाहरण के लिए, आप अगर इस देश में किसी एक शहर में कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने लोग हट्टे कट्टे हैं, इसका सर्वे करने के लिए आप अगर एक अस्पताल में पहुंच जाइए तो ज्यादातर लोग उस देश के बीमार दिखेंगे। और अगर आप वही सर्वे करने के लिए किसी जिम में चले जाइए तो वहां पर ज्यादातर लोग आपको हट्टे कट्टे नहीं निकल जाएंगे। आप ये जिम में जाके सर्वे करके ये तो नहीं कह सकते कि दिल्ली के सारे लोग बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, बॉडी बिल्डर बने हुए हैं। तो सैंपलिंग बायस होता है। और इतनी सारी सर्वे एजेंसियां आने के चलते बिल्कुल ये स्पष्ट है कि किसी भी सर्वे एजेंसी पर, आपने एक पोल ऑफ पोल्स की बात की, तो पोल ऑफ पोल्स तो ये है कि 25 कंपनियों ने किया, उसमें से 13 ने क्या बोला वो जीत गया। तो उस तरह से हिसाब किताब नहीं होता है, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि यहां पर गलती कहां होती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे पिछले साल 50-50 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, 10 मैच हुए थे, भारत 9 मैच जीता था। तो लोगों ने कहा कि जिस तरह से भारत का मोमेंटम है, फाइनल तो यही जीत जाएगा। तो वहां अहमदाबाद के स्टेडियम में लाखों लोग आए कि कुछ ने तो 5-5, 7-7 लाख की टिकट खरीद के आए और फाइनल में आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए, क्योंकि फाइनल का मैच अलग हो जाता है। वो पहले के मैच से, मोमेंटम से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। या दूसरा एक उदाहरण देता हूं, अभी 4-5 महीना पहले अमेरिका में ही, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया उसका चैंपियन बन गया। उसके 2 महीने बाद मैच खेलना शुरू किया, टेस्ट मैच, तो भारत के अंदर ही भारत में न्यूजीलैंड से भी हार गया, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके हार गया। क्योंकि T20 में 20 ओवर खेलना एक बात है और 5 दिन में 400 ओवर खेलना अलग बात है। तो मेरे ख्याल से सैंपलिंग बायस हुआ है इसमें, और कोई बात नहीं है। हम किसी सर्वे एजेंसी पर कोई सवाल नहीं कर सकते क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सर्वे एजेंसियों का ये एग्जिट पोल सही नहीं होता, ये बिल्कुल स्पष्ट। तो ये बेतुका ही है। अगर हम इस एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं या फिर आंकड़े हैं उस पर हम बहस भी करें या फिर इसको समझने की कोशिश करें, इससे आगे बढ़ते हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है सिद्धार्थ जी, पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपसे लूंगी, उसके बाद इसी सवाल को मैं मुकुल जी से भी समझने की कोशिश करूंगी कि ये वोटिंग परसेंटेज, अगर आपके पास कोई ज़्यादा जानकारी है, मेरे पास ये जानकारी है कि 60 से ऊपर जो है फीसद मतदाताओं ने अपनी वोटिंग राइट्स का जो है इस्तेमाल किया है। एग्जैक्ट वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट कितना है? मैं चाहती हूँ कि पहले हमारे दर्शकों तक जानकारी दे, और ये क्या दर्शाता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। अगर सवाल मुझसे है क्या? जी सिद्धार्थ जी। जी, एक तो आज सुबह का डेटा के अनुसार दिल्ली में पिछले बार के ही जितने करीब वोटिंग हुई है, थोड़ी कम दिखा रहे हैं। पिछले बार शायद 62% था, इस बार 60 या 61% बता रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि चुनाव आयोग कभी कभी लेट से भी वोटिंग का परसेंटेज निकालते रहता है। तो इसीलिए इसमें वोटिंग परसेंटेज से ज्यादा, अभी मैं देख रहा था सी वोटर के
जो यशवंत देशमुख जी हैं, उनका एक आर्टिकल अभी अभी इंडिया टुडे में छपा है पिछले 1 घंटे में। जी। उन्होंने सी वोटर ने कोई नंबर नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने वो सर्वे क्या किया और कैसे किया इसके बारे में बताया, उन्होंने आंकड़े नहीं बताए हैं जी। इसमें एक चीज बता देना चाहते हैं कि यशवंत देशमुख जी जो नानाजी देशमुख जनसंघ के भी संस्थापक थे और भाजपा के भी संस्थापक थे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े नेता थे। उन्हीं के परिवार से यशवंत देशमुख जी आते हैं और वो सी वोटर नाम की एक बहुत पुरानी संस्था चलाते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने इस बार संख्या नहीं बताई, लेकिन 2-3 चीजें उन्होंने हाईलाइट की जो कि लोगों के समझने लायक है जी। कि दिल्ली में जो वोटर हैं उनका सी वोटर का आकलन यह है कि दिल्ली में, उदाहरण के लिए आप दिल्ली के एक पूर्वी दिल्ली है और दिल्ली की एक दक्षिणी दिल्ली है। दक्षिणी दिल्ली में मान लीजिए चिराग जैसी जगह हैं, ग्रेटर कैलाश है, और पूर्वी दिल्ली में आपके पास सोनिया विहार आ जाता है और पटपड़गंज आ जाता है। तो दोनों की डेमोग्राफी में अंतर है। हमको पता है कि दक्षिणी दिल्ली में संभ्रांत लोग ज्यादा होंगे और पूर्वी दिल्ली में जो प्रवासी लोग हैं वो ज्यादा होंगे। तो यशवंत देशमुख का भी 1 घंटा पहले का रिपोर्ट में पढ़ रहा था आपके कार्यक्रम में आने से पहले। उनका कहना है कि जो पूर्वी दिल्ली के मतदान क्षेत्र हैं जी। जो जहां पर कि प्रवासी ज्यादा होते हैं, गरीब लोग ज्यादा होते हैं, जहां पर कि ट्रेडिशनली आम आदमी पार्टी के वोटर्स ज्यादा होते थे पहले से भी, वहां पर इस बार वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुई है। इसका मतलब है, उनका कहना है कि शायद आम आदमी पार्टी के वोटर्स को वो बाहर निकाल पाई, अब उनके सारे वोटर्स निकले। और दक्षिणी दिल्ली में जो वोटर थे उससे वोटरों की संख्या पिछले बार से थोड़ा कम हुई है। इसका मतलब संभ्रांत लोग थोड़ा सा वोट करने कम निकले। हालांकि संख्या में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन मार्जिनली साउथ दिल्ली में वोट शेयर, मतलब साउथ दिल्ली के आसपास वोट शेयर, वोटिंग परसेंटेज थोड़ा घटा है और पूर्वी दिल्ली के तरफ थोड़ा सा बढ़ा है। तो यशवंत देशमुख का इंडिया टुडे के अनुसार अभी हाल फिलहाल में मानना है कि आम आदमी पार्टी के वोटर अच्छे खासे निकले हैं और भाजपा के वोटर उतने नहीं निकल सके हैं, ये उनका मानना है। जी। तो अगर ये यशवंत देशमुख या फिर सी वोटर के संस्थापक का कहना है या फिर इसको चलाने वाले का कहना है, तो ये माना जाए कि ये तमाम एग्जिट पोल्स जो हैं ये इस सच को जो है इससे काफ़ी दूर दिख रहे हैं कि दिल्ली का जो मतदाता है, जो आम आदमी पार्टी का मतदाता है, वो घरों से बाहर निकला है, जबकि जो संभ्रांत मतदाता है, जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकला है, जो बीजेपी का कोर वोटर माने जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, उसके बाद जब मुकुल जी से लौटेंगे तो सवाल करेंगे और समझेंगे कि क्या यही ट्रेंड जो है उनके पास भी दिल्ली से आए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो दिल्ली में किसका डंका, किसकी सरकार बनेगी, जो वोटिंग टर्नआउट है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, मुकुल जी के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। मुकुल सर, क्या अभी सिद्धार्थ जी ने जो बात कही है कि वोटिंग परसेंटेज किस तरफ इशारा करते हैं, क्या आम आदमी पार्टी का मतदाता घरों से बाहर निकला है, लेकिन जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है शायद वो उसने मतदान में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। हालांकि बहुत ही मार्जिनल जो है ये डिफरेंस वो कह रहे हैं कि है। अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या दिल्ली का जो मतदाता है, आपके पास जो कुछ डिटेल्स है, वो वाकई आम आदमी पार्टी पर ही भरोसा, क्योंकि लाभार्थियों की लड़ाई हमने देखा कि लगातार जिस तरीके से ये चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से मुकाबला हुआ आम आदमी पार्टी के बीच, बीजेपी के बीच, कांग्रेस के भी बीच, कहीं ना कहीं लाभार्थियों की लड़ाई दिख रही थी। तो दिल्ली में पूर्वी दिल्ली के अगर मतदाता बाहर निकले हैं तो ये लाभार्थियों की लड़ाई और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को, बल्कि हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ भी आकर्षण बढ़ा है मतदाताओं का? नेहा जी बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ जी ने। चीजें तब तक, जैसे उन्होंने कहा कि निकले हैं और ये चीजें जो है, और साथ में जो डाटा का एक इन्होंने जिक्र किया जी तो देखिए, सी वोटर अपने आप में वास्तव में बड़ी एक एजेंसी है, लेकिन 1% से, खाली 1% वोट कम होने पे, आपको याद होगा जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली सरकार आई थी तो कांग्रेस का भी वोट प्रतिशत करीब 30 के आसपास था, बीजेपी उससे आगे थी और आम आदमी पार्टी सबसे आगे थी जी। लेकिन जब उसी के बाद आता है तो बीजेपी का मात्र 1% वोट कम होता है और उसकी सीटें खट के कम हो जाती है। जी। तो दोनों में अगर आप अंतर देखिए कि कैसे ये होता है कि एक बार जैसे शुरुआत में उनकी 3 सीटें आई, फिर 7 सीटें हो गई, तो ये जो 1% के अंतर का जो खेल है
क्या ये बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ भी होगा? अगर जो वोटर निकले हैं, देखिए दिल्ली की सराउंडिंग पूरी स्लम्स है, जी। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने सिद्धार्थ जी ने। और दिल्ली का एक ट्रेंड रहा है कि जो हायर क्लास है वो थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाता है। और अगर ये ऐसा हुआ है तो कहां वोट गया फिर? अगर के जो आज सर्वे आ रहे हैं, अगर इन्हीं सर्वे की बात करें तो पूरे के पूरे क्या वो लोग आम आदमी पार्टी से वापस अब बीजेपी में शिफ्ट हो गए? जी। अगर बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं तो आम आदमी पार्टी की स्थिति 10-12 की होनी चाहिए। क्योंकि अगर चारों तरफ इसी तरह का है, और जैसे जो हम लोग, मैं भी दिल्ली गया, 4 दिन रहा हूं दिल्ली, टहला, तो दिल्ली में जहां तक मुझे पता चला, जैसे आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है केजरीवाल, इनकी सीट फंसी हुई है। और ये चुनाव बेसिकली जो अगर आम आदमी पार्टी, और जो आप चुनाव को अगर ऊपर से देखें, इस चुनाव में कैसे कैसे हथकंडे अपनाए गए जी। ये चुनाव कायदे से चुनाव आयोग लड़ रहा है कि बीजेपी लड़ रही है? विपक्ष में है कौन? लोग पैसा बांट देते हैं, कुछ नहीं होता, जूते बांटते हैं, कुछ नहीं होता, शॉल बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, कुछ नहीं होता। तो ये चीजें जब हुई है तो इसमें आखिरकार, और साथ ही में कई बड़े नेताओं के भतीजे भांजे सब आपस में चौराहे पे पकड़े जाते हैं और लोगों को धमकाते हैं। ये सब चीजें, एक ऐसी भी फुटेज है जिसपे चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, लेकिन कार्रवाई कब होगी? ये उन्होंने बाकायदा चिकन बांटते हुए बोरे में चिकन मिला है, वो चिकन के पैकेट बांट रहे थे, तो पैसे और साड़ी मिले हैं। तो ये जब चीजें जब हो रही है तो एक तरफा चुनाव होना चाहिए कायदे से, तब ये नतीजों को मैं सही मानता हूं। लेकिन इतना होने के बाद भी ये देश की जनता है, जब 400 पार के नारे को 240 पे लाके खड़ा कर सकती है और सारे दावे फेल हो सकते हैं। यशवंत देशमुख ने बाद में बोला कि जब मेरे पास फंड ही नहीं था, जो हमारा क्लाइंट था उसने पैसा ही कम दिया, तो हमारा सर्वे साइज छोटा था। तो अब इनका सर्वे साइज क्या है? खैर, हमारा परसों तो इलेक्शन, मतलब इसका रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन ये 100% इस पे खुद को भी नहीं मानते कि हमने सही किया। जी। मुकुल जी, लेकिन क्या जिस तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं, इसका भी कुछ असर मतदाताओं पर देखने को मिला है? अगर मैं समझूं कि मनोज तिवारी जो उनका संसदीय इलाका है, वहां पर भी जो है सबसे ज्यादा दिल्ली में मतदान जो है रिकॉर्ड किया गया है। इस पैटर्न को कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, जहां जहां ये बीजेपी के अपने कार्यकर्ता और संघ पूरा लगा हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये पूरी एक मशीनरी है जो शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से 10 टाइम्स ज्यादा इनके पास फोर्स है, पावर है, पैसा भी है। दिल्ली पुलिस भी इसमें एक अहम रोल प्ले करती है कि कई मीडिया के, एक चैनल का नाम है जनतंत्र, उसकी एक रिपोर्टर एक एरिया में जाती है रात के 9:30-10 बजे, और बीजेपी का प्रत्याशी आके कहता है तुम वापस जाओ, और उसके ऊपर बाकायदा उसको बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है। वो रिपोर्ट कर रही थी, और वहां पे वो क्या करने 10 बजे पहुंचे थे, जबकि आपका प्रचार बंद हो गया था। तो जाहिर बात है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ, बीजेपी का पूरा अमला, आपके सारे एजेंसीज, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे आपका वो हो, तो आंख बंद करके अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो इस देश में फिर यही होगा। बाकी फिर हम उस पे और कुछ, ये जनता देख रही है, जनता के अंदर इसका आक्रोश रहता है, नो डाउट। और अभी तक जो हमारा इतिहास है, जो बेनिफिशियरी है उन्होंने जो सरकार चल रही है उसी को आगे बढ़ाया है। अगर बीजेपी जीतती है तो ये हम लोग का मिथ टूट जाएगा। जी, अगर बीजेपी जीतती है तो क्या उस अनुमानों को बल मिलता है या फिर मजबूती मिलेगी, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो दलित वोट है, कहीं ना कहीं एक छोटा तबका जरूर नाराज है, लेकिन मेजॉरिटी जो है बीजेपी के साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, दलित वोट अगर ऐसे रहता तो इससे पहले केजरीवाल, वो दोनों अलग अलग है। उनको केंद्र में मोदी चाहिए और आम आदमी पार्टी चाहिए दिल्ली में विधानसभा में, तो दोनों सरकार का अलग, और लगातार 3 बार हुआ ये। तो चौथी बार क्या करती है दिल्ली की जनता? अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी के वोट कम भी होते हैं और आम आदमी पार्टी का अगर गिरता भी तो कितने परसेंट? जी, कहां से 34, 35 से या 37, 38 से कहां तक आएगी बीजेपी आगे? क्या वो 12% गेन कर रही है? 13%? अगर 13% गेन कर रही है तो आम आदमी पार्टी की स्थिति तो बिल्कुल वही हो जानी चाहिए जो बीजेपी की है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा जब आप मलिन बस्तियों और जो छोटे एरिया है जिनको वास्तव में बस का किराया और बिजली उनके लिए मैटर करता है, ऐसी संख्या 50% से ऊपर की है। तो ये इन चुनाव पे थोड़ा सा एक शक होता है कि आखिरकार इनका क्या क्राइटेरिया था,
और किस तरह से ये लोग इन बिल्कुल। लोगों ने सर्वे के जो संदीप वो थे, दीक्षित उनके भी बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी को जो अनुमान में सीटें दी जा रही हैं उससे संतुष्टि नजर नहीं उन्होंने जताई है। वो कह रहे हैं कि कमतर आंका जा रहा है आम आदमी पार्टी को। लेकिन मैं कांग्रेस की भी स्थिति को समझना चाहती हूँ आप लोगों के जरिए। मैं सिद्धार्थ जी से ये सवाल समझना चाहती हूँ। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस को जहां कहा जा रहा है कि वो 10 से 15 सीटों पर बहुत ही मजबूती से लड़ रही थी, लेकिन तमाम जो ये एग्जिट पोल्स हैं कांग्रेस को 1 से 3 सीटों पर जो जीतता हुआ दिखा रहे हैं। कांग्रेस क्या बिल्कुल अब पिछले चुनाव के नतीजों को ही दोहराती नजर आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी के जो है मतदाता है उसमें सेंध लगा पा रही है? हाँ, दो तीन चीजें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो जब हम लाभार्थी की चर्चा करते हैं तो आप स्वीपिंग स्टेटमेंट देके लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, फ्री में बस की सुविधा मिल रही है, महिलाओं को पैसा मिल रहा है, वही लाभार्थी नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक चीज बताता हूँ जी। दिल्ली के स्कूलों में 18 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में जी। सबको पता है कि पिछले 10 साल से दिल्ली की सरकार, जी मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली की सरकार देश में सबसे ज्यादा शिक्षा पे उसने बजट रखा है, करीब करीब 20% बजट रखा है। उसके कारण और कहीं इंप्रूवमेंट हो या ना हो उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन स्कूल में जाते ही इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आपको दिखता है। जो सरकारी स्कूल हैं वो देखने में एकदम शानदार हो गए हैं, सबको पता है, और हजारों की संख्या में सरकारी स्कूल हैं। वहां पर टीचर्स जो हैं उनको भी कई सारे, करीब करीब हर स्कूल के किसी न किसी टीचर को कहीं विदेश में ट्रेनिंग मिल गई है। वहां के बच्चे भी आजकल, दिल्ली सरकारी स्कूल के बच्चे भी IIT JEE वगैरह पास कर लेते हैं। तो अब मुझे बताइए कि जो 18 लाख विद्यार्थी दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके माँ और बाप मिला के 36 लाख लोग हो जाते हैं। वो 36 लाख लोग किसको वोट डालेंगे? वहां लाभार्थी की बात नहीं कर रहे हैं, वो जहां अपने बच्चे को रोज भेज रहे हैं और बच्चा जो फीडबैक दे रहा है उसके आधार, यहाँ लाभ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं कह रहा हूं गुणवत्ता बढ़ गई है, गुणवत्ता बढ़ गई। वो 36 लाख लोग किसको वोट करेंगे? पिछले 10 साल में जितने भी बच्चे दिल्ली स्कूल से पास आउट करके आप 18 साल से ऊपर के हो गए, वो भी तो लाखों की संख्या में होंगे। क्योंकि अगर 10 साल से किसी कोई एक सरकार है तो 10 साल पहले जो भी 8 साल का बच्चा था, 8 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो किसको वोट करेंगे? तो होगा ये कि दिल्ली में ये केवल लाभार्थी का खेल नहीं होने वाला है, जिसको कि बीजेपी ने सोचा कि चलो ये 2100 कह रहे हैं तो हम भी 2100 की घोषणा कर देंगे, ये फ्री बिजली कह रहे हैं तो हम भी फ्री बिजली कर देंगे। जी जी बिल्कुल। दूसरा आपने कांग्रेस के बारे में पूछा। कांग्रेस के साथ मेरे ख्याल से दिल्ली चुनाव में ये दिक्कत आ गई कि उसने नैरेटिव में कोई नई चीज नहीं कही, बीजेपी जो कह रही थी उसी नैरेटिव को, उसी की कार्बन कॉपी कर रही थी। जैसे हम सबको पता है कि बीजेपी कभी भी चुनाव होता है तो विपक्षी दलों को क्या कहते हैं, राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, इस तरह का लेबल वगैरह वो चस्पा करती है। कांग्रेस भी इस बार दिल्ली चुनाव लड़ते समय कोई नया नैरेटिव लाने के बदले बीजेपी की ही बात को दोहरा रही थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ने वाला है। लेकिन वो पूरे कैंपेनिंग में ये याद दिलाने की कोशिश करती रही दिल्ली वालों को कि शीला दीक्षित का मॉडल जो है दिल्ली में ज्यादा चमका, और आम आदमी पार्टी की सरकार शीला दीक्षित के जो है गोल्डन डेज को जो है वो मेंटेन भी नहीं कर पाई। इस नैरेटिव का असर जो है क्या आप मतदाताओं को जो है लुभा पाया, या फिर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा पाया? एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, उसके बाद जब लौटेंगे तो समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को लेकर चलते हैं मुकुल जी के पास। मुकुल सर, कहीं ना कहीं शीला दीक्षित की सरकार, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार, और जो वनवास लगातार चल रहा है बीजेपी का, उस वनवास के खत्म होने का इशारा किया जा रहा है। तो क्या ये कुछ ऐसा अनुमान है जिसमें बीजेपी को खुश होने की जो है पूरी यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है, या फिर मौका मिल रहा है? क्योंकि फीमेल वोटर क्या समझता है, हमने जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें हमने देखा है कि जो महिला मतदाता है वो निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इस बार अगर वो डाटा, खैर हम, मेरे पास भी नहीं है, मैं कोशिश कर रही थी पर अभी तक वो शायद सामने नहीं आ सका है कि महिला मतदाताओं ने कितना जो है मतदान किया है। इस पर भी काफी निर्भर करेगा कि जो नतीजे हैं वो किस तरफ जाएंगे। देखिए, महिला मतदाता पहली जो
जाहिर बात है कि किसी भी चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका में रहती है जी। और बेनिफिशियरी उन्हीं को रखा गया है। बच्चे, जैसे अभी सिद्धार्थ जी ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। पढ़ाई के लेकर हर माँ बाप की सबसे पहली पसंद पढ़ाई होती है। जी। स्कूलों की बात करें तो स्कूल केजरीवाल ने और उनके सिसोदिया ने जितनी भी मेहनत की है वो करीब अब तक जो हम लोग के पास जानकारी है 60 से 65% वो ठीक कर पाए। ठीक है। और जिसको विश्व स्तर पे उन्होंने एक उसका प्रेजेंट किया है। और दिल्ली के बच्चे भी बिल्कुल, और साथ में जो टैक्सी वाले हैं, टेम्पो वाले, उनके बच्चे आज अगर अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट प्राइवेट में भी वहां पे उन्होंने डलवा रखा है, तो उसका असर बिल्कुल पड़ेगा। ऐसे में अगर ये बेनिफिशियरी क्या चाहेंगे कि ये चीजें खत्म हो जाए, क्योंकि डर्रा तो 50 साल से वही चल रहा था स्कूलों का। अगर उसमें कुछ सुधार होता तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने बात। अब बात करते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। तो महिलाओं को लेकर आज अब ये सवाल उठने लगा है थोड़ा सा उन इलाकों में जहां काम नहीं हुआ है जी। उन इलाकों की महिलाएं ये बोलने लगी हैं और खुल के बोल रही है सब जगह कि हमें आप सब्सिडी मत दीजिए, आप हमारी सड़क, आप हमारा पानी का, क्योंकि दिल्ली में समस्या पानी की आज भी है जी। काफी जगह केजरीवाल ने काम करके ठीक किया है, लेकिन गर्मियों में हाहाकार हम बार बार देखते हैं। एग्जैक्टली। और जब आप बरसात होती है तो दिल्ली पूरा एक क्या स्थिति होती है दिल्ली की, वो पूरे दुनिया ने देख रखा है। वहीं पे सारी एम्बेसीज हैं और जो मैसेज जाता है वर्ल्ड वाइड बहुत खराब जाता है। बिल्कुल। और पॉल्यूशन को लेके बहुत बड़ी चीज है। तो ये नए नए ऐसे हैं कि जो पिछले 3 साल से दिल्ली देख रही है। कोरोना अपना हुआ, वहां पे बहुत लोग मरे, ये सब चीजें सरकार में बताया गया। तो ये निगेटिव्स है कि केजरीवाल के, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उसमें इनको मदद मिलेगी। तो ऐसे में जो लड़ाई हो रही है वो 1 to 1 वोट आउट पहले भी बीजेपी और कांग्रेस में थी, लेकिन अपर हैंड पे आज भी आम आदमी पार्टी है जैसा दिखाया जा रहा है। ये तो एक तरफा, और सारी चीजें अगर सारे जिसे कहते हैं स्टार्स आपके साथ चल रहे हो, कि चुनाव आयोग भी साथ में चल रहा हो, पुलिस भी आपके साथ चल रही है, तो ऐसे में आप पैसा भी बांट रहे हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका भतीजा जो करना चाहे कर ले, जो विधायक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ऐसे में फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर तो ये तब तक चलेगा जब तक ये सरकार रहेगी, और जब ये बदला जाएगा तभी ये सिस्टम चेंज हो पाएगा, तब कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज भी अगर आप आंकड़ों पे जाइए तो अपर हैंड पे आम आदमी पार्टी है। इस स्थिति में नहीं आएगी जो ये दिखा रहे हैं जिस हिसाब से कि बीजेपी की सरकार आसानी से बन रही। जी, मैं ऐसे में राजीव कुमार की भूमिका पर भी थोड़ा एक छोटी टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी, इसके बाद मैं सिद्धार्थ जी के पास जाऊंगी। उनका ये आखिरी चुनाव था, उनकी ये पूरी कोशिश क्या नहीं रही होगी कि जाने से पहले एक चुनाव तो जो है जिस पर कोई गंभीर आरोप ना लगे, ये कोशिश करते हुए जाएं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव में धांधली के या फिर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें क्यों नहीं है, इस पर अमल किस तरह से हुआ है, बुर्के में फर्जी मतदान के आरोप इस तरह से भी सामने आए, और उसके बाद मैं ये भी समझना चाहूँगी कि इन सब के बीच जो मुस्लिम मतदाता है उनकी तरफ से जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है उसको भी थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप एक संक्षिप्त में राजीव कुमार, उसके बाद मुस्लिम मतदाता को समझाएं। उसके बाद मैं सिद्धार्थ जी से छोटी टिप्पणी ले लूंगी। जी देखिए, ये हम लोग को सबको पता चल जाएगा रिटायरमेंट के बाद राजीव कुमार को किस पद पे बैठाया जाता है। जी, अगर ये नतीजे बहुत अच्छे आते हैं तो राजीव कुमार को हो सकता है फिर कहीं अच्छे पद पे अगले 5 साल के लिए आप बुक पाए। इसका हम लोग को जवाब कुछ दिन वेट करना पड़ेगा जब तक ये रिजल्ट नहीं आता और वो रिटायर नहीं होते। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और जैसे आरोप लगे उन्होंने किसी भी चीज का तुरंत जवाब नहीं दिया। ये वही वो अगले चुनाव में जब पीसी करने, खैर अब तो वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो वो शायद बाद में किसी इंटरव्यू में इन सब आरोपों पर बोलते हुए जरूर दिख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मुस्लिम जो है, मुस्लिम देखिए IAM ओवैसी की पार्टी भी आ गई बीच में, वहां पे रावण ने भी खड़ा किया है, वहां पे कांग्रेस भी है, वहां पे आम आदमी पार्टी भी है। तो जहां तक मुस्लिमों का सवाल है, 2 सीटों पे AIM जो लड़ रही है अवैसी की पार्टी, वो ठीक लड़ी है। हम अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक लड़ी है, लेकिन वही वोट काटेगी और उन सीटों पे अगर ये आपस में होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान आम आदमी पार्टी को होना तय है। जी, मैं सिद्धार्थ जी से समझना चाहूंगी। सिद्धार्थ जी, क्या दिल्ली के चुनाव इसलिए भी याद रखे जाएंगे कि यहाँ पर जो चुनाव आयोग है इसने जमकर जो है पक्षपाती जो है भूमिका निभाई, और मैं मुस्लिम जो इलाके हैं वहाँ पर जो बम्पर वोटिंग हुई, आपसे भी इसकी टिप्पणी लेना चाहूँगी कि क्या कांग्रेस हो सकता है कि 3 सीटें तक जीत सकती है? पहली बात तो ये कि
एक कहा जाता है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डन, इट शुड सीम टू बी डन। तब जब चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसके सामने केवल निष्पक्ष चुनाव करना महत्वपूर्ण नहीं है, करते हुए उसको दिखना चाहिए। और इस चुनाव में करते हुए दिखी तो नहीं, वो की भी नहीं है, ऐसा मेरे ख्याल से मुकुल जी जो कह रहे थे उसके अनुसार तो की भी नहीं है, करते हुए दिखना तो दूर की बात है। तो इसके पीछे कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे मुकुल जी ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद कुछ दिनों के बाद पता लगेगा कि इस तरह से क्यों हुआ। लेकिन दिल्ली जैसे जगह में एक बहुत आश्चर्य होता है कि भाजपा, कम से कम केंद्र सरकार के रूप में भाजपा की केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को कम से कम ये क्यों नहीं कहा कि आपका नाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि दुनिया भर के करीब करीब 200 देशों के दूतावास दिल्ली में रहते हैं और हर रोज रात में हर दूतावास से अपने अपने देश के जो राजधानी है वहां पर एक रोज रात में एक रिपोर्ट जाती है। आप सोचिए कि युगांडा का राजदूत सुबह सुबह दिल्ली में अखबार निकाल के पढ़ेगा हिंदुस्तान टाइम्स में कि यहाँ पर मारपीट हो रही है, यहाँ पर चुनाव में पैसे बट रहे हैं, तो वो युगांडा की राजधानी में क्या रिपोर्ट करेगा, यूएसए की राजधानी में भारत की क्या रिपोर्ट जाएगी, भारत के चुनाव आयोग की क्या इज्जत बचेगी। तो यहां तक भी इन लोगों ने नहीं सोचा कि इस तरह के चुनाव में चुनाव को निष्पक्ष करते हुए दिखना सिर्फ दिल्ली चुनाव तक सीमित नहीं है, पूरे भारत का मान मर्यादा तक उस पर लागू हो जाती है। क्योंकि हर राजदूतावास वाले सुबह नवभारत टाइम्स से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। पिछले 1 महीने से दिल्ली में अखबार में सुबह सुबह क्या छपता था, यही छपता था कि चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप है, चुनाव आयोग मारपीट हो रही है और चुनाव आयोग शांत है, पैसे बट रहे हैं और चुनाव आयोग शांत है। तो इस तरह की चीजें मेरे ख्याल से भारत के लिए ठीक नहीं हुई है। अब इन्होंने क्यों, राजीव कुमार जी ने ऐसा किया, वो तो जैसे मुकुल जी ने बोला कुछ दिनों बाद ही मालूम पड़ेगा। दूसरी बात, जो मुस्लिम मतदाता की बात कही, मेरे ख्याल से मुस्लिम मतदाता अब जो भारत का, सिर्फ मुस्लिम मतदाता नहीं कह रहा हूं मैं, 2024 के बाद के जो चुनाव में, 2024 के चुनाव में भाजपा 400 पार का नारा लेके चली थी और 2 बैसाखियों पर आके उतर गई है। सबको पता है कि जो दलित अल्पसंख्यक समुदाय है, पिछड़े, खास करके पिछड़ा समुदाय है, वो भाजपा के अगेंस्ट में वोट किया। लेकिन आप देखिए कि भाजपा के अगेंस्ट में तो बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई थी, भाजपा के अगेंस्ट में तो तमिलनाडु में स्टालिन जीत गए थे, भाजपा के अगेंस्ट तो पंजाब में भगवंत मान जीत रहे थे। तो इसका मतलब ही है कि इस देश की जो भी लोग भाजपा से नाराज हैं, क्योंकि भाजपा का वोट शेयर इस देश में अभी भी 32-33% के आसपास है। मैं सहयोगी एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। तो भाजपा का वोट प्रतिशत 1/3 है। तो इस देश का जो 100 में से 66 व्यक्ति जो भाजपा का समर्थन नहीं करता है, वो हर बार ये देखता है कि इस चुनाव में भाजपा को हरा कौन पाएगा, उसको वो वोट करता है। उसका वोट किसी एक दल के लिए, वोट लॉयल्टी टू वन पर्टिकुलर पार्टी उसकी नहीं है, किसी एक दल के प्रति उसकी निष्ठा नहीं है। यानी कांग्रेस को आप जो है कैसे हराया जाए? जी, तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है इतिहास की तरह ही, यानी 2020 के चुनाव की तरह ही रहने वाला है, ये आप यहाँ पर अपना अनुमान जता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। सिद्धार्थ जी आपका भी, मुकुल जी आपका भी, कि आप आए और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने में हमारी मदद की कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं इस पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए और मतदान फीसद जो है वो दिल्ली के बारे में क्या अनुमान जो है इसके ज़रिए लगाए जा रहे हैं। हालांकि 8 फरवरी को नतीजे जो है सामने आएंगे, लेकिन जो लाभार्थी हैं जिसकी मुख्य लड़ाई हम तीनों ही दल, जो उनकी घोषणा पत्र सामने आया था उसमें हमने देखा कि लाभार्थियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कवायद देखने को मिली है। तो ऐसे में ये जो लाभार्थी हैं वो कौन सी पार्टी को जिताएंगे और किसे जो है नकार देंगे, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। स्ट्रेट टॉक से जुड़े रहने के लिए आपका आभार, लेकिन फीडबैक हम तक अवश्य पहुंचाइए। लिखिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी जुड़े रहिए। जस्ट टीवी पर नमस्कार।